हेलो 8वीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। आज क्या है हाथ में? ठीक है, सामाजिक का लेकर आए हैं। एनुअल एग्ज़ाम आप लगे हैं, वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों में हम 2023 का आपके लेकर आए हैं। 2022 का भी आपको हर विषय का दिया, 2023 में इससे पहले विज्ञान का दिया। ठीक है, कर लिया कि नहीं कर लिया? हमने साइंस का दिया, ड्राइंग का दिया और कल भी हिंदी और इंग्लिश के रह गए हैं, वो भी लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में भी भेजना कि बहुत अच्छी कवरेज मिल रही है। और आज का पेपर हल करके भेजा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खडालवा कैथल से अश्मित ने, और बहुत ही होनहार हमारी बच्ची गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोंगल कैथल की कोमल, और जिसको प्यार से मोना कहते हैं। ठीक है, और आर्यवीर हैं काकरोड जींद से। इन 3 बच्चों ने आज मेहनत की है और सोशल स्टडीज़ का पेपर हल करके भेजा है, ताकि आप के ये सीनियर हैं एक तरह से तो मदद कर रहे हैं आपकी। पहला प्रश्न देखिए, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया। ठीक है, किस युद्ध में हराया? नहीं समझ आ रही तो यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो कौन सा युद्ध था वो? पानीपत का दूसरा। भारत कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में कई धर्मों के लोग हैं, लेकिन फिर भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान दृष्टि से और कोई धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है? वो था अनुच्छेद 17। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की? तो यहाँ पर 1497 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने अवध के किस नवाब को हराया? वो हराया था तो ये थे। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। लोहगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? देखिए, कोमल ने, अस्मित ने, सभी ने मिलकर पूरे की पूरे 44 क्वेश्चन हल करके भेजे हैं। कोमल ने तो लिखकर कॉपी में, बाकी बच्चे ऑनलाइन में ट्रेंड हैं। अस्मित का तो चैनल भी है, ओनली टॉप स्टडी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया? सूरजमल ने। राइज ऑफ द मराठा पावर को लिखा किसने लिखा? महादेव गोविंद रानाडे ने। और किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ऑब्वियस है, पेट्रोलियम को। किस संसाधन का आर्थिक महत्व मूल्य नहीं होता? सब्जियों का होता है आर्थिक मूल्य, अनाज का, धातु का, मनोरम दृश्यों का नहीं। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो प्रश्नों का लेवल देख रहे हो आप, इस बार सामाजिक में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, हो सकता है इन्हीं में से रिपीट हो जाएं। 2022 का भी कर लेना, और ये आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया SST का, ये भी कर लेना। तो 3 साल के अगर आप रखते हैं तो अपने आप ही इसी में से ही आएंगे रिपीट होकर। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोना पाया जाता है? कर्नाटक में। और मैनचेस्टर है भारत का अहमदाबाद। और कौन सी रेशेदार फसलें हैं इसमें? ठीक है, धान, रबड़, चाय नहीं, कपास आ जाएगा इसका। तो ये हो गए 13 क्वेश्चन। 14 देखिए, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मोहन सिंह मंडार का संबंध, ये इतिहास में जो किताबें बदली थी ना, उनमें से आ रहे हैं। किस जिले से था? कैथल से था। ठीक है प्यारे बच्चों, एक नंबर के देखिए। भारत में आम चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार भी पूछा जा सकता है ये। तो 2004 में। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी और, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों का राजा कौन बना? राजा राम। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। किस ग्रह को जल ग्रह के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी को, क्योंकि अमाउंट ऑफ लैंड देखें हम, वाटर कंपेयर करें तो ये जल ग्रह ही है। लेकिन आज ये जल रहा है, जल ग्रह जल रहा है। क्या हो रहा है रशिया और यूक्रेन में? रोको रोको रोको। तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? कम्स फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को, पटसन को। और किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? स्टील उद्योग को। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे 1 नंबर के। इस तरह के ही आपके इस बार की वार्षिक परीक्षा में भी आने वाले हैं, इनको कर लेना। 2022 के छोटे भी कर लेना, और हमने जो आपको सैम्पल पेपर दिया वो भी कर लेना। तीनों करोगे अच्छे अंक 100/100 गारंटी है हमारी। ठीक है, तो चलिए
आगे देखते हैं, सरकार द्वारा लोगों को दी जाने वाली 4 मूलभूत सुविधाएं लिखो। कौन कौन सी हैं वो बताइए, आप सोचिए आप। अरे सब कुछ तो सरकार देती है। तो यहाँ पर बिजली, जल की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था कौन करता है? स्कूलों की व्यवस्था, स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट, हमें कानून की आवश्यकता क्यों होती है, ज़रूरत क्यों होती है कानून की? ठीक है। तो कानून की ज़रूरत तो भैया, अगर हमें सुरक्षा चाहिए, ठीक है, गारंटी क्या है उसकी? कानून ही होंगे तभी होगा, शांति व्यवस्था भी तभी होगी, उन्नति भी तभी होगी जब हमारे यहाँ पर कानून होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने इसमें लिखना था, ये भेजा है, लिख कर देखिए आप। और धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं कि धर्म में आस्था रखो, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धार्मिक आधार पर कोई सुविधाएं नहीं मिलती, बल्कि सबको समान समझा जाता है। धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। रायतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं? क्या था इसके अंदर कि रायतों को भूमि का जो है मालिकाना हक दिया कि भैया ये लो आप करो, हमें तो जमा करा देना, भू राजस्व का जिम्मा आपका रहेगा, उपज नहीं बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, इतना यहाँ से आ जाना चाहिए। तो ये थी रायतवाड़ी व्यवस्था। जजिया कर के बारे में आपकी, मुस्लिम जो इलाके थे उनमें गैर मुस्लिम जनता रहेगी तो उनसे टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये हैं, अगर गैर मुस्लिम रह रहे हैं तो अपने धर्म का पालन आप तभी कर सकते हो। क्या लिखकर भेजा है जाजिया? एक धार्मिक कर होता है, इसे गैर मुस्लिम से वसूला जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने लगा दिया था ये। ठीक है, हाशियाकरण से आप क्या समझते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति को गतिविधियों के केंद्र बिंदु से निकालकर एक सिरे पर महत्वहीन करके छोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें एक व्यक्ति ही नहीं, समुदाय भी, बल्कि जो लगे कि यार हमें तो अलग ही कर दिया गया, हमें धकेल दिया गया, बेदखली हमारी महसूस की जाती है, महत्वहीनता का उन्हें एहसास होता है, तो उसको हम हाशियाकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसा महसूस नहीं करने देना चाहिए किसी को भी। संसाधन संरक्षण क्या है? ठीक है, तो संसाधनों का भाई ठीक से यूज़ करना, भावी पीढ़ी तक भी वो जाएं, अच्छे से जुडिशली यूज़ करना। ठीक है, उनको बनाए रखने के लिए तरीके अपनाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और मानव को संसाधन क्यों समझा जाता है? क्योंकि मानव का ज्ञान, कौशल, ठीक है ना, और टेक्निक के से जो उपयोग के लायक हम बने, तभी इन रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए ह्यूमन भी एक रिसोर्स ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है, मानव ही एक राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। लोग अपनी ज़रूरत और योग्यता से उसे संसाधन में तब्दील कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो एक विचार के रूप में सोशल जस्टिस की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये कहना है कोमल का, मोना का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है 3-3 नंबर वाले शुरू हो गए हैं ना। अब ये पहला था, 2-2 वाले भी किए, 1-1 वाले भी किए, मल्टीपल चॉइस भी किए, 44 क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि शासन व्यवस्था अगर सुचारू रूप से चलानी है, सत्ता का दुरुपयोग अगर रोकना है, ठीक है ना, समानता बनाए रखनी है, शोषण से रक्षा करनी है देशवासियों की, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। क्या लिखकर भेजा है? उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है, सूत्रबद्ध करता है, जिनके अनुसार देश का निर्माण अपनी इच्छा और सपनों हैं उनके अनुसार कर सकते हैं देशवासी। और संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। ठीक है, ऐसे नियम तय करता है कि दुरुपयोग रोका जा सके, समानता के बारे में। तो ये लिख कर भी भेजा है इन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। ठीक है, अस्मित, कोमल और आर्यवीर, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, उसके बाद 36वां क्वेश्चन देखिए, सगुण और निर्गुण संत परंपरा में अंतर बताना था। ठीक है, तो सगुण भगवान की रूप की पूजा, निर्गुण भगवान की बिन रूप की पूजा, एक ही सिक्के के दो पहलू। गुरु निराकार निरपेक्षता का मूर्त रूप है, वह कोई और नहीं स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान एक ऐसा नाम है जिसे सर्वोच्च स्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब वह नाम और रूप धारण करना चुनता है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है और सगुण में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण में ईश्वर की रूप, रंग, गुण, जाति
नहीं होती है। तो ये भेजा है हमें आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रूप उपासना, ठीक है, रूप रंग जाति नहीं होती निर्गुण में, ठीक है, सगुण में होती है, उसमें जो है आडंबर कहते हैं उसे, ठीक है, निर्गुण में नहीं। इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। जाटों द्वारा, अगला क्वेश्चन है, मुगलों के प्रतिरोध के क्या कारण थे? कई कारण थे भाई, मंदिरों के बारे में, है ना, और दिवाली होली पर रोक, अरे बाप रे, मेलों पर रोक, तीर्थ यात्रा पर कर, जजिया, इस तरह से। और क्या बनाकर भेजा है आंसर हम आपके लिए अस्मित ने, कि विभिन्न आदेशों द्वारा पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने और नए हुए रोक लगा दी गई, नहीं करना भैया। कई मंदिरों को तोड़ दिया, उत्सव पर रोक लगा दिया, अधिक टैक्स लगा दिए, भू राजस्व वसूला, सार्वजनिक रूप से 1665 में जो है होली दिवाली पर रोक लगा देना, जजिया कर लगा देना। इस वजह से जो थे जाट मुगलों के प्रतिरोध में आ गए थे। 38वां क्वेश्चन, प्रवास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? तो किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है ना, आने जाने के लिए जो लोग होते हैं उनको प्रवास कहते हैं। लोगों के आने जाने को, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं। किसी दूसरे स्थान में आकर बसावट की प्रकृति के आधार पर इस आवास को स्थायी और अस्थायी कह सकते हैं। स्थायी में व्यक्ति बसावट करने के बाद वापस अपने मूल स्थान पर नहीं जाते हैं। आप्रवास होता है और उत्प्रवास होता है। आप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है, उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो इस तरह से 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्रवास एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के, मुस्लिमों के दे दो शिया सुन्नी, जैन है ना, श्वेतांबर, ठीक है, दिगंबर, और बौद्ध में भी है हीनयान, महायान, हिंदू में भी हैं सैकड़ों देवी देवता हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, सनातन धर्म, आर्य समाज मूर्ति पूजा का कुछ विरोध करते हैं, कुछ मानते हैं। सिखों में भी ऐसे ही केशधारी, नामधारी, निहंग। तो इस तरह से जो है क्या बनाकर भेजा है हमारे को अस्मित ने, कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण है। कुछ उदाहरण, मुसलमानों में शिया सुन्नी आ गया, ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर आ गए, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान, बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड, पूरे बेटा पूरे आएंगे बच्चे आपके। और ये बता भी रहे हैं कि मेरे 78.5 आए हैं, साइंस में 80 on 80 आए हैं, वेरी गुड। ठीक है, आपका चैनल भी है अस्मित का अपना, ठीक है, प्रमोट कीजिए सभी बच्चे। 40वां क्वेश्चन, भूस्खलन को रोकने के कोई 3 उपाय। तो क्या करेंगे आप, भूस्खलन को रोकना है, मानचित्र बनाकर प्रभावित जो एरिया है उनको चिन्हित करो, ठीक है, उनको आवास के लिए छोड़ दो, भूमि को खिसकने बचाने के प्रतिरोधी दीवार बनाओ, ठीक है। कई तरीके हैं, यहाँ पर 9 तरीकों का वर्णन आपको देख रहे हैं यहाँ पर किया गया है। वनस्पति आवरण में वृद्धि करो, ठीक है, सतही अफवाह और झरना अफवाहों के साथ भूमि की दिशा को नियंत्रण करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण करो, वृक्षारोपण करो, वनों की कटाई रोको, ठीक है, उपयोग के नियमों को मजबूत करके भूमि को कमज़ोर होने से रोको, जल निकासी के जो नियंत्रण के उपाय करो, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, मृदा अपरदन को रोको, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के दोषों का वर्णन करो, स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या दोष थे, ठीक है, तो उसके बताना था। 1793 में जो है राजस्व बढ़ाने के लिए जमींदारों के रूप में जो है उन्हें मान्यता दी गई, किसानों से लगान वसूलो, राशि तय कर दी गई, राजस्व चुकाने का जिम्मा उन्हें दिया गया। तो ये जो था स्थायी बंदोबस्त था। क्या लिखकर भेजा है यहाँ पर आर्यवीर काकरोड जींद से, कि किसान से किसी भी अवस्था में कर वसूल किया जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। त्रुटि थी कि किसान पूर्ण रूप से जमींदार की दया पर आश्रित हो गए, और अगर वो एक निश्चित तिथि नहीं चुका पाते थे तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी, ठीक है। इसके कारण किसानों को उनकी ज़मीन साहूकारों पर गिरवी रखनी पड़ती थी, बेचकर भू राजस्व चुकाना पड़ता था। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 5 वाले थे ये 3 क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो मौलिक अधिकार के बारे में बहुत विस्तार से हमें लिख कर भेजा है आर्यवीर काकरोड जींद से, ठीक है। तो ये हैं समानता का अधिकार, कानून के में सभी समान हैं, ठीक है, बराबर सुरक्षा प्रदान है, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें कुछ अपवाद भी आ जाते हैं, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की, भाषण की, सभा संगठन की, किसी भी भाग में रहने की, बिजनेस करने की, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है किसी को हम कुछ भी कहते भी रहें, भाषण में भी लिमिटेशन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अधिकार जरूर है। शोषण के विरुद्ध
विरुद्ध अधिकार है, ठीक है ना। जबरिया काम करवाना, 14 वर्ष से कम से करवाना, ठीक है, तो ये अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी जो है अधिकार दिया गया है, कोई भी धर्म में आस्था आप रख सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वेरी गुड। उसके बाद 43वां क्वेश्चन था हमारा ये पर, जिसका आंसर आपने कम से कम 70-80 शब्दों में देना था। तो 1857 ईस्वी की महान क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों का विस्तार से वर्णन करो। तो कारण हमें भेजे हैं यहाँ पर अस्मित ने, ठीक है। तो धार्मिक कारण थे, चर्बी वाले कारतूस की घटना थी, ठीक है। उसके बाद सैनिक कारण, राजनीतिक कारण, नाना साहिब की पेंशन बंद कर देना, सहायक संधि अपनाना, बहादुर शाह जफर का दुर्व्यवहार, ठीक है, साम्राज्यवादी नीतियाँ, लैप्स की नीति। सामाजिक कारण थे भारतीय मजदूरों पर अत्याचार, किसानों पर कर, ठीक है ना, काले बाबू कहकर अपमानित करना, फूट डालना हिंदू मुस्लिम में, सरकारी दफ्तरों में भारतीयों के प्रवेश पर, होटलों में इस तरह से व्यवहार था उनका, और भारतीय सैनिकों को कम वेतन, दूसरों को ज़्यादा वेतन, इस तरह से जो थे ये कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति हुई। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों के नाम, और ये फ़ोटो भी भेजा है आर्यवीर ने, ये देखिए आपकी बुक का, तो वो कौन कौन से हैं वो बहुत सुंदर ढंग से लिख कर भी भेजा है कि अनेक कारकों से प्रभावित होती है। कच्चे माल की उपलब्धता है, बाजार है, पूंजी है, ऊर्जा है, परिवहन है, श्रमिक है, इन सब को देखता है बिजनेसमैन, तभी वहाँ जाकर वो बिजनेस लगाता है। जैसे भारत सरकार आजकल जो है ना इनवाइट कर रही है कि मेक इन इंडिया, तो ये सब सुविधाएं वो उपलब्ध करवा रही है, ये आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से, ठीक है। जलवायु भी मैटर करती है, लेबर भी, ठीक है, इंडस्ट्री का अनुकूल होना, और बैंकिंग जो सुविधाएं हैं, लोन की है, ठीक है, फाइनेंस की, ठीक है, पानी की, ये सब देखना होता है। मशीनरी जहाँ से ईजिली अवेलेबल हो, लाइट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी, लेबर जहाँ उचित जो है दाम पर, कम दाम पर उपलब्ध हो, तभी कंपनियाँ आएंगी किसी भी देश में। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह करके आए हैं आप। सामाजिक का हमने आपको ड्राइंग का दिया, मैथ का दिया, साइंस का दिया, आज सामाजिक का दिया, हिंदी और इंग्लिश भी करेंगे, संस्कृत भी करेंगे, ठीक है, और सभी विषय लेंगे हम एक एक करके। हमारा टारगेट है कि 2024 में 8वीं के हर विषय का हम आपको दें, और हम लगे हुए हैं इस प्रयास में। उसके बाद 7वीं और 6ठी का भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, लव यू ऑल, भेजते रहें। गॉड ब्लेस यू टू दीज 3, कोमल, आर्यवीर and Asmit, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर कीपिंग मी यंग। मुझे कुछ ना कुछ काम देते रहते हो आप, मुझे अच्छा लगता है आपके लिए काम करना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, वंडरफुल गाइस, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।